हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट और आज देखेंगे स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकन दोराईराजन। लैंडमार्क जजमेंट का आप यूज इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी के पॉइंट्स लिखने में, कंक्लूजन में कर सकते हैं, इवन ऐसे राइटिंग में कर सकते हैं और ऑप्शनल राइटिंग में भी कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकन दोराईराजन केस इंडिपेंडेंट इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम के लिए ये सबसे बड़ा जजमेंट लेके आया था। 1927 में प्रोविंस ऑफ मद्रास ने एक कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया। कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर में क्या था कि रिजर्वेशन दिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल नेचर। कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। कैसे कम्युनिटी? जैसे ब्राह्मण कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, नॉन ब्राह्मण, हिंदू कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन को, इस तरह से जो है वो एक रिजर्वेशन सिस्टम था। कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर बना हुआ था कि उसमें फिक्स किया हुआ था कि किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब श्रीमती चंपकन दोराईराजन ये एक मेडिकल स्टूडेंट थी, ये ब्राह्मण कम्युनिटी से आती थी। इवन इफ इनका मार्क्स अच्छा था, इनका एडमिशन नहीं हुआ था। श्रीमती चंपकन दोराईराजन आर्टिकल 226 का यूज करके पहुंच गई हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। वहां पे इन्होंने बोला कि आप मैंडमस का यूज करिए माय लॉर्ड, और मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, जो इनजस्टिस हुआ है, उससे मुझे निजात करिए। चंपकन दोराईराजन ने हाई कोर्ट में बोला कि मुझे रिजर्वेशन सिस्टम के कारण जो एडमिशन नहीं मिला है, दैट इज द वायलेशन ऑफ माई फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15 एंड अंडर आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मद्रास हाई कोर्ट ने इनके केस को सुना और इनके फेवर में डिसीजन दिया कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम के कारण आपको एडमिशन नहीं मिला है वो गलत है। यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट में केस जीत जाती हैं चंपकन दोराईराजन। अब जब स्टेट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट में केस हार जाती है तो कहाँ जाएगी? अपील करेगी सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले कि आगे बढ़े, पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल 15 का 1 और आर्टिकल 29 का 2 कहता क्या है। आर्टिकल 15(1) कहता है कि स्टेट किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है किसी भी सिटीजन के खिलाफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। दूसरा आर्टिकल 29(2). आर्टिकल 29(2) कहता है कोई भी सिटीजन हो उसको किसी भी ग्राउंड पे, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इन सब ग्राउंड पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है अगर उन्हें किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो। अब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए? गवर्नमेंट फंडेड होना चाहिए। अब श्रीमती चंपकन दोराईराजन की तरफ से आर्गूमेंट क्या आया? ऑब्वियसली जो आर्गूमेंट से उन्होंने केस जीता था हाई कोर्ट में, वही आर्गूमेंट यहाँ भी देंगी। तो उन्होंने बोला कि आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 29(2) का हनन हुआ है। मेरा फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसका वायोलेशन हुआ है। माय लॉर्ड, मुझे न्याय दिया जाए। स्टेट ऑफ मद्रास क्या कहती है? स्टेट ऑफ मद्रास कहती है कि माय लॉर्ड, आप आर्टिकल 15 और 29 को अकेले मत देखिए, आप इसको डीपीएसपी से जोड़ के देखिए, क्योंकि डीपीएसपी के करस्पॉन्डिंग हमें लॉ बनाना होता है, उसको देखना होता है। स्टेट ऑफ मद्रास कहती है कि आर्टिकल 46 के थ्रू हमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हमें सोशल जस्टिस प्रोवाइड करनी पड़ती है और उनके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो सिर्फ आप आर्टिकल 15 और 29 को मत देखिए, इसको जोड़ करके देखिए। और लॉजिक देती है कि आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दो इट इज अनजस्टिसिएबल बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द डीपीएसपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी वहां पे ये बोला गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द फंडामेंटल इन गवर्नेंस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लागू करना ही चाहिए किसी न किसी फॉर्म में। इसलिए जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है जो मद्रास प्रेसिडेंसी ने पास किया है, उसको हमें लागू करना ही पड़ेगा। और व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट कम्युनल ऑर्डर, वी आर नॉट वायलेटिंग एनी फंडामेंटल राइट माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 29(2) जो है वो सिटीजन को दिया गया है।
किसी कम्युनिटी बेस पे नहीं दिया गया है, और ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इस सब बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया भी नहीं जा सकता है। इसीलिए जो है ये कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर जो बना हुआ है मद्रास प्रेसिडेंसी ने 27 में जो बनाया था, वो नल एंड वॉइड होता है। ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन को वायलेट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया, अगर कोई सिटीजन किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहता है जो कि गवर्नमेंट फंडेड है, देन उनको वहाँ पे एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं डिनाई किया जा सकता है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये प्राइमेसी वाली बात उठ गई ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो पार्ट 4 में दिया हुआ है और ये नॉन जस्टिसिएबल है। देयरफॉर फंडामेंटल राइट को ये किसी भी तरह से ओवरराइड नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट को क्लियर प्रायोरिटी मिल गया डीपीएसपी के ऊपर। तो यहाँ पे केस जीत जाती है चंपकम दोराईराजन। अब इस केस के बाद क्या होता है, फिर से वही चूहा बिल्ली वाला गेम। सेंट्रल गवर्नमेंट समझ जाती है यहाँ तो आर्टिकल 29(2) के कारण हम आर्टिकल 15 को इम्प्लीमेंट करने में फंस रहे हैं, इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आता है और यहाँ पे इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को अनडिड कर देता है और यहाँ आर्टिकल 15 का 4 डाला जाता है, जहाँ पे ये क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आर्टिकल 29(2) में जो भी दिया हुआ है वो स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा टू गिव रिजर्वेशन और सम एडवांसमेंट टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ से वो रिजर्वेशन वाली सिस्टम वाली जो बात थी वो एक तरह से गवर्नमेंट ने आर्टिकल 15(4) के थ्रू लीगलाइज कर लिया। तो हमने देखा स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराईराजन केस। यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये हुआ कि रिजर्वेशन सिस्टम पे खुल के बात हुई सबसे पहले। दूसरी बात ये हुई कि प्राइमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में डिसीजन हुआ। हालांकि ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी वाला जो प्राइमेसी वाली बात है ये बाद में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में बदल गया, जिसको हम लोग आगे के केसेस में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।